क्लैरिटी आती है उसका असर कमजोर पड़ने लगता है। चैप्टर 9, सोशल इंजीनियरिंग, मैनिपुलेशन विदाउट फोर्स। सोशल इंजीनियरिंग वो मैनिपुलेशन है जिसमें आपको मजबूर नहीं किया जाता, आप खुद ही राजी हो जाते हैं। इसमें ना धमकी होती है ना जोर जबरदस्ती, सब कुछ इतना नॉर्मल और पोलाइट लगता है कि आपको एहसास भी नहीं होता और आप कंट्रोल दे बैठते हैं। यही वजह है कि यह टेक्निक सबसे ज्यादा इफेक्टिव और सबसे कम दिखाई देने वाली होती है। सोशल इंजीनियरिंग असल में सिस्टम को हैक नहीं करती, इंसान को हैक करती है। ये ह्यूमन नेचर की कुछ बेसिक क्वालिटीज का फायदा उठाती है। हेल्प करने की आदत, पोलाइट रहने की कंडीशनिंग और जल्दी ट्रस्ट करने की टेंडेंसी। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि मदद करना अच्छी बात है, रूड होना गलत है और भरोसा रिश्तों की नींव है। मैनिपुलेटर इन्हीं अच्छी क्वालिटीज को हथियार बना लेता है। इसका एक कॉमन तरीका फ्रेंडली स्ट्रेंजर ट्रिक है। जब कोई कहता है मैं भी आपकी तरह ही हूं या किसी सिमिलैरिटी को हाईलाइट करता है तो ट्रस्ट अपने आप बन जाता है। दिमाग सोचता है कि जो मेरे जैसा है वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सिमिलैरिटी कंफर्ट देती है और कंफर्ट में गार्ड डाउन हो जाता है। हेल्प रिक्वेस्ट ट्रैप भी बहुत सटल होता है। बस एक छोटा सा काम सुनने में हार्मलेस लगता है, लेकिन जैसे ही आप मदद करते हैं आप साइकोलॉजिकली कमिट हो जाते हैं। एक छोटा सा यस आगे बड़े यस का रास्ता खोल देता है। इंसान कंसिस्टेंसी मेंटेन करना चाहता है, इसलिए वह पीछे हटना मुश्किल समझता है। अथॉरिटी और पोलाइटनेस का कॉम्बो भी बहुत पावरफुल है। सॉरी टू डिस्टर्ब यू बट जैसी सॉफ्ट शुरुआत रेजिस्टेंस को कम कर देती है। टोन पोलाइट होता है लेकिन कंट्रोल हार्ड होता है। सामने वाला सोचता है कि इतना विनम्र इंसान गलत कैसे हो सकता है और यहीं से मैनिपुलेशन शुरू हो जाती है। फियर और हेल्प को मिलाकर इस्तेमाल किया जाए तो असर और भी तेज हो जाता है। पहले कहा जाता है अगर ये नहीं किया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, जिससे डर पैदा होता है। फिर तुरंत सॉल्यूशन दिया जाता है, मैं हेल्प कर सकता हूं। डर से रिलीफ की तलाश में इंसान कंट्रोल सौंप देता है। सोशल इंजीनियरिंग इसलिए काम करती है क्योंकि इंसान रूड नहीं बनना चाहता, हेल्पफुल दिखना चाहता है और अकेला पड़ने से डरता है। मैनिपुलेटर इन टेंडेंसीज को समझकर उन्हें एक्सप्लॉइट करता है। डिफेंस का सबसे सरल नियम यही है कि हर पोलाइट रिक्वेस्ट सेफ नहीं होती और हर अर्जेंसी रियल नहीं होती। हेल्प देने से पहले एक छोटा सा पॉज लेना आपको रिएक्शन से रिस्पॉन्स की तरफ ले जाता है और वही पॉज मैनिपुलेशन की पूरी चेन को तोड़ सकता है। चैप्टर 10, लव, अटैचमेंट एंड कंट्रोल। जब प्यार हथियार बन जाए। सबसे पावरफुल मैनिपुलेशन डर से नहीं होती बल्कि प्यार से होती है। डर सामने से आता है इसलिए पहचान में आ जाता है, लेकिन प्यार धीरे धीरे अंदर घुसता है और इंसान को पता भी नहीं चलता कि कब उसकी बाउंड्रीज खत्म हो गई। इसी वजह से लव बेस्ड मैनिपुलेशन सबसे ज्यादा डेंजरस होती है, क्योंकि इसमें इंसान खुद को बचाने के बजाय खुद को जस्टिफाई करता रहता है। इस मैनिपुलेशन की शुरुआत अक्सर लव बॉम्बिंग से होती है। अचानक बहुत अटेंशन मिलने लगता है, बहुत केयर दिखाई जाती है और लगातार अप्रिसिएशन दी जाती है। सामने वाला आपको स्पेशल महसूस कराता है, जैसे आप उसकी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा हो। उस समय ये सब प्यार लगता है, लेकिन असल में ये एक इन्वेस्टमेंट होती है। मैनिपुलेटर पहले इमोशनल बॉन्ड बनाता है ताकि बाद में उसी बॉन्ड का इस्तेमाल कंट्रोल के लिए किया जा सके। जब अटैचमेंट बन जाती है तभी असली खेल शुरू होता है। धीरे धीरे जेलसी, पोजेसिवनेस और इमोशनल विड्रॉल दिखने लगते हैं। कभी बहुत पास खींचना, कभी अचानक दूरी बना लेना। इस इनकंसिस्टेंसी से इंसान डरने लगता है कि कहीं सामने वाला उसे छोड़ न दे। यही डर कंट्रोल की नींव बन जाता है। अब फैसले प्यार से नहीं, खोने के डर से लिए जाने लगते हैं। इमोशनल ब्लैकमेल इस मैनिपुलेशन का अगला स्टेज होता है। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो, या मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते, जैसे वाक्य गिल्ट पैदा करते हैं। प्यार और गिल्ट जब एक साथ मिलते हैं तो इंसान अपनी जरूरतें, अपनी बाउंड्रीज और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट तक छोड़ देता है। वो सोचता है कि सैक्रिफाइस ही प्यार का सबूत है। सबसे खतरनाक रूप होता है कंडीशनल लव। हेल्दी लव कहती है कि तुम जैसे हो वैसे ही एक्सेप्टेबल हो, लेकिन मैनिपुलेटिव लव कहती है कि प्यार तभी मिलेगा जब तुम बदलोगे।
धीरे धीरे इंसान खुद को सुधारने के नाम पर मिटाने लगता है। यहीं सेल्फ रेस्पेक्ट खत्म होती है और आइडेंटिटी कमजोर पड़ जाती है। लव मैनिपुलेशन से बचाव का सबसे जरूरी नियम यही है कि प्यार में भी बाउंड्रीज जरूरी होती हैं। जो इंसान आपकी इंडिविजुअलिटी दबाए, आपको डर में रखे या गिल्ट के सहारे कंट्रोल करे, वो प्यार नहीं कर रहा, वो सिर्फ कंट्रोल चाहता है। सच्चा प्यार आपको छोटा नहीं बनाता, वो आपको सुरक्षित और स्वतंत्र महसूस कराता है। चैप्टर 11, स्कैर्सिटी एंड अर्जेंसी इल्यूजन। जो कम दिखे वही ज्यादा चाहिए। अगर इंसानी दिमाग की सबसे बड़ी कमजोरी किसी एक चीज में छुपी है तो वो है खो देने का डर। स्कैर्सिटी और अर्जेंसी इसी डर पर खेलते हैं। स्कैर्सिटी यह इल्यूजन बनाती है कि कोई चीज ज्यादा देर तक उपलब्ध नहीं रहेगी, और अर्जेंसी यह दबाव डालती है कि अगर अभी कदम उठाया गया तो मौका हमेशा के लिए निकल जाएगा। जब ये दोनों साथ आते हैं तो लॉजिक लगभग पूरी तरह बंद हो जाता है। ह्यूमन माइंड अबंडेंस में सोचने के लिए बना ही नहीं है, वो स्कैर्सिटी में रिएक्ट करता है। जैसे ही दिमाग को लगता है कि कुछ लिमिटेड है, वह उसे ज्यादा वैल्यूएबल मानने लगता है। लिमिटेड सीट्स, लास्ट चांस या ओनली टुडे जैसे शब्द सुनते ही दिमाग एनालिसिस मोड छोड़कर एक्शन मोड में चला जाता है। उस समय इंसान यह नहीं सोचता कि उसे सच में उस चीज की जरूरत है या नहीं, वह सिर्फ इतना सोचता है कि कहीं यह हाथ से न निकल जाए। मैनिपुलेटर्स इस साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से समझते हैं। वे जानबूझकर ऑप्शंस छिपा देते हैं ताकि आपको लगे कि आपके पास बस एक ही रास्ता है। वे टाइम प्रेशर बनाते हैं ताकि आपको सोचने का मौका न मिले। और सबसे जरूरी, वे कंपैरिजन करने से रोकते हैं, क्योंकि जैसे ही आप तुलना करने लगते हैं, इल्यूजन टूटने लगता है। कंपैरिजन क्लैरिटी लाता है और क्लैरिटी कंट्रोल के खिलाफ जाती है। स्कैर्सिटी का इमोशनल इफेक्ट बहुत गहरा होता है। यह एंजाइटी बढ़ाती है, फोमो पैदा करती है और इंसान से ऐसे फैसले करवाती है जो वह सामान्य हालत में कभी नहीं लेता। उस समय इंसान डिसीजन नहीं ले रहा होता, वह पैनिक में जंप कर रहा होता है। बाद में जब अर्जेंसी खत्म होती है तब रिग्रेट आता है। स्कैर्सिटी से बचाव का सबसे सिंपल नियम यही है कि अगर कोई चीज सच में अच्छी है तो वो कल भी अच्छी होगी। जो फैसले डर और जल्दबाजी में लिए जाते हैं वे अक्सर गलत साबित होते हैं। टाइम लेकर लिया गया फैसला ज्यादा संतुलित और सही होता है, क्योंकि उसमें पैनिक नहीं, क्लैरिटी होती है। 12, बॉडी लैंग्वेज मैनिपुलेशन। शरीर वो कहता है जो शब्द नहीं कहते। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी इंसान से मिले और बिना किसी साफ वजह के आपको अनकंफर्टेबल फील हुआ? उसने कुछ गलत कहा नहीं, कुछ किया नहीं, लेकिन फिर भी भीतर से एक सिग्नल आया कि कुछ ठीक नहीं है। ये कोइंसिडेंस नहीं होता, आपका सबकॉन्शियस माइंड बॉडी लैंग्वेज पढ़ लेता है शब्दों से पहले। बॉडी लैंग्वेज वो कम्युनिकेशन है जो चुपचाप काम करती है। मैनिपुलेटर्स अक्सर शब्दों से ज्यादा शरीर का इस्तेमाल करते हैं। कम मूवमेंट, स्टेडी आई कांटेक्ट, धीमे लेकिन कंट्रोल में जेस्चर्स और ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करना, ये सब सिग्नल्स देते हैं कि सामने वाला डोमिनेंट है। दिमाग इन सिग्नल्स को लॉजिक से नहीं, इंस्टिंक्ट से समझता है। बिना सोचे आप खुद को थोड़ा छोटा महसूस करने लगते हैं। आई कांटेक्ट इस खेल का सबसे बड़ा हिस्सा है। ज्यादा आई कांटेक्ट डोमिनेंस और इंटिमिडेशन पैदा करता है, जबकि बहुत कम आई कांटेक्ट सबमिशन का सिग्नल देता है। मैनिपुलेटर इस बैलेंस को जानता है। वो इतना आई कांटेक्ट रखता है कि सामने वाला प्रेशर महसूस करे, लेकिन इतना नहीं कि खुला एग्रेशन लगे। अट्रैक्शन, डर और रिस्पेक्ट, तीनों इसी बैलेंस से मैनिपुलेट किए जाते हैं। स्पेस कंट्रोल भी उतना ही पावरफुल होता है। जो इंसान ज्यादा स्पेस लेता है, बहुत पास आकर बात करता है या आपकी फिजिकल बाउंड्रीज को इग्नोर करता है, वो आपके सबकॉन्शियस में दबाव बनाता है। आपका माइंड इसे थ्रेट की तरह रजिस्टर करता है, भले ही कॉन्शियस लेवल पर आप कुछ न कहें। इसी दबाव में लोग जल्दी अग्री कर जाते हैं। माइक्रो एक्सप्रेशंस इस पूरी प्रक्रिया को और गहरा बना देते हैं। ये एक्सप्रेशंस 1 सेकंड से भी कम समय के लिए आते हैं। फेक स्माइल, दबा हुआ गुस्सा, छुपा हुआ डर। कॉन्शियस माइंड इन्हें मिस कर देता है, लेकिन सबकॉन्शियस पकड़ लेता है। इसी वजह से आपको फील होता है कि कुछ सही नहीं लग रहा, लेकिन आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते। बॉडी लैंग्वेज मैनिपुलेशन से बचाव का सबसे जरूरी रूल यही है कि अपनी फीलिंग को इग्नोर ना करें। अगर कोई आपको क्राउड कर रहा है, स्टेयर से डोमिनेट कर रहा है या अनकंफर्टेबल स्पेस बना रहा है, तो पीछे हटना कमजोरी नहीं है, ये अवेयरनेस है।
अवेयरनेस आते ही सबकॉन्शियस का दिया हुआ सिग्नल कॉन्शियस बन जाता है और वहीं से मैनिपुलेशन का असर टूटना शुरू हो जाता है। 13. वॉइस, टोन एंड साइलेंस साइकोलॉजी। आवाज जो दिमाग को झुका दे। शब्द अपने आप में उतने ताकतवर नहीं होते जितना तरीका होता है जिससे उन्हें बोला जाता है। क्या कहा गया ये कम मायने रखता है, कैसे कहा गया ये ज्यादा असर डालता है। इंसानी दिमाग आवाज के टोन, स्पीड और डेप्थ से सामने वाले की अथॉरिटी, कॉन्फिडेंस और इंटेंशन का अंदाजा लगा लेता है। डीप और स्लो वॉइस सबकॉन्शियस को सिग्नल देती है कि सामने वाला काम और पावरफुल है। ऐसी आवाज अथॉरिटी और कंट्रोल का एहसास कराती है। इसके उलट तेज और ऊंची आवाज नर्वसनेस या इनसिक्योरिटी दिखाती है। मैनिपुलेटर अपनी आवाज को जानबूझकर वेपन की तरह इस्तेमाल करता है ताकि बिना ज्यादा शब्द बोले दबाव बनाया जा सके। पॉज इस पूरी साइकोलॉजी का सबसे अंडररेटेड हिस्सा है। जब कोई इंसान बोलते बोलते अचानक रुक जाता है तो सामने वाला उस खाली जगह को भरने की कोशिश करता है। वही मोमेंट कंट्रोल पॉइंट बन जाता है जहां लोग ज्यादा बोल देते हैं, ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं और अपनी पोजीशन कमजोर कर लेते हैं। साइलेंस खुद में एक पावरफुल टूल है। साइलेंस डिस्कंफर्ट पैदा करती है, गिल्ट बढ़ाती है और बिना कुछ कहे प्रेशर डालती है। चुप्पी में इंसान खुद को असहज महसूस करता है और उसी बेचैनी में वो बातें कह देता है जो सामान्य हालत में नहीं कहता। इमोशनल टोनालिटी भी उतनी ही असरदार है। एक ही सेंटेंस अगर प्यार से बोला जाए, गुस्से से बोला जाए या डिसअपॉइंटमेंट के साथ कहा जाए तो तीनों का इफेक्ट अलग होता है। मैनिपुलेटर टोन के जरिए इमोशन इंजेक्ट करता है। डिफेंस का सबसे अच्छा तरीका यही है कि जब कोई आवाज, चुप्पी या टोन से कंट्रोल करने की कोशिश करे तो आप भी स्लो हो जाएं। साइलेंस से डरिए मत, क्योंकि काम साइलेंस ही असली बैलेंस वापस लाती है। 14. ग्रुप माइंड कंट्रोल। अकेले में इंसान आमतौर पर ज्यादा समझदारी से सोचता है। उसके पास समय होता है, स्पेस होता है और खुद से सवाल पूछने की आजादी होती है। लेकिन जैसे ही वही इंसान भीड़ का हिस्सा बनता है, उसकी सोच धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है। वो निर्णय लेना बंद कर देता है और रिएक्शन दिखाने लगता है। इसी प्रक्रिया को ग्रुप माइंड कहा जाता है। ग्रुप माइंड 3 बुनियादी जरूरतों से बनता है। पहली है बिलोंगिंग की जरूरत, यानी किसी समूह का हिस्सा बनने की इच्छा। दूसरी है रिजेक्शन का डर कि अगर हमने अलग सोचा तो हमें बाहर कर दिया जाएगा। तीसरी है रिस्पॉन्सिबिलिटी का डिफ्यूजन, जहां इंसान महसूस करता है कि फैसले की पूरी जिम्मेदारी उसकी नहीं है। जब ये तीनों एक साथ काम करते हैं तो इंसान खुद नहीं सोचता, वो बस फॉलो करता है। बिलोंगिंग ट्रैप इस प्रोसेस का सबसे मजबूत हिस्सा है। ह्यूमन माइंड अकेले रहना लंबे समय तक टॉलरेट नहीं कर पाता। सब ऐसा कर रहे हैं या सब यही मानते हैं, जैसे वाक्य लॉजिक से कहीं ज्यादा ताकतवर होते हैं। दिमाग सोचता है कि अगर इतने लोग एक साथ गलत नहीं हो सकते। यही सोच इंडिविजुअलिटी को दबा देती है। डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भीड़ में इंसान को और बेपरवाह बना देती है। अकेले में गलत करने पर गिल्ट महसूस होता है, लेकिन भीड़ में इंसान खुद को यह कहकर बचा लेता है कि सब कर रहे थे। इसी वजह से भीड़ वो काम कर जाती है जो अकेला इंसान कभी सोच भी नहीं सकता। ग्रुप आइडेंटिटी इंसान को एक पहचान देती है, धर्म, विचारधारा, फैंडम या राष्ट्र के नाम पर। लेकिन इसके बदले में वो उसकी इंडिविजुअलिटी छीन लेती है। ग्रुप माइंड से बचाव का एक ही तरीका है। अगर आप भीड़ में हैं और अचानक महसूस हो कि आपका लॉजिक गायब हो रहा है, तो समझ लीजिए ग्रुप माइंड एक्टिव हो चुका है। उस मोमेंट पर एक कदम पीछे हटना और अकेले सोचने की कोशिश करना ही कंट्रोल वापस लेने का पहला कदम होता है। चैप्टर 15, प्रोपेगेंडा साइकोलॉजी। जब झूठ सच बन जाए। प्रोपेगेंडा सिर्फ पोस्टर्स, स्पीचेस या बड़े बड़े नारों तक सीमित नहीं होता। असल में प्रोपेगेंडा एक स्लो पॉइजन की तरह काम करता है, जो धीरे धीरे दिमाग में घुलता है और इंसान को पता भी नहीं चलता कि उसकी सोच कब बदल गई। इसका असर अचानक नहीं, बल्कि लगातार एक्सपोजर से होता है। प्रोपेगेंडा सच को सीधे डिनाई नहीं करता, यह ज्यादा चालाक तरीका अपनाता है।
ये सच के कुछ हिस्सों को चुनकर दिखाता है और बाकी हिस्सों को पूरी तरह छुपा देता है। जो बार बार दिखाया जाता है वही रियलिटी बन जाती है। इंसान वही मानने लगता है जो उसकी आंखों के सामने बार बार रखा जाता है, भले ही पूरी तस्वीर कुछ और ही क्यों ना हो। रेपिटेशन इस पूरी प्रक्रिया का सबसे बड़ा हथियार है। अगर एक झूठ को बार बार दोहराया जाए तो सबकॉन्शियस उसे सच मान लेता है। धीरे धीरे वो झूठ कॉमन सेंस जैसा लगने लगता है। यही वजह है कि लोग कहते हैं सब यही कह रहे हैं, और बिना सोचे उसी को सच मान लेते हैं। दिमाग भीड़ की आवाज को सच्चाई समझ लेता है। प्रोपेगेंडा अक्सर एक दुश्मन भी बनाता है। वो लोग, ये लोग या वो माइंडसेट जैसे लेबल्स के जरिए डर और नफरत पैदा की जाती है। फियर और हेट ग्रुप को जोड़ने का काम करते हैं। जब लोगों को लगता है कि कोई कॉमन एनिमी है तो वे सवाल पूछना छोड़ देते हैं और इमोशनली रिएक्ट करने लगते हैं। फैक्ट्स ज्यादातर लोगों को बोरिंग लगते हैं, जबकि इमोशन जल्दी बिकता है। इसलिए प्रोपेगेंडा लॉजिक को टारगेट नहीं करता। वो डर दिखाता है, गुस्सा दिलाता है और कभी कभी प्राइड जगाता है। इमोशन जितना तेज होगा, सोच उतनी कम होगी। प्रोपेगेंडा से बचाव का सबसे आसान तरीका यही है कि कंटेंट को ऑब्जर्व किया जाए। अगर कोई मैसेज बहुत ज्यादा इमोशनल है, सिर्फ एक ही साइड दिखाता है और सवाल पूछने की जगह बंद कर देता है, तो समझ लीजिए वो इन्फॉर्मेशन नहीं, प्रोपेगेंडा है। अवेयरनेस आते ही स्लो पॉइजन का असर कम होने लगता है। चैप्टर 16, कॉन्फिडेंस एंड करिश्मा इल्यूजन। कॉन्फिडेंस सच का सबूत नहीं होता, लेकिन ह्यूमन माइंड अक्सर ऐसा मान लेता है। दिमाग के लिए कॉन्फिडेंस एक शॉर्टकट है। जब कोई इंसान बिना रुके बोलता है, अपने शब्दों में कोई डाउट नहीं दिखाता और पॉज को कंट्रोल में रखता है, तो वो जरूरी नहीं कि ज्यादा इंटेलिजेंट हो, लेकिन वो कॉन्फिडेंट जरूर दिखता है। और ज्यादातर लोगों के लिए यही कॉन्फिडेंस सच जैसा महसूस होने लगता है। कॉन्फिडेंस इल्यूजन इसलिए काम करती है क्योंकि दिमाग डेप्थ में जाने के बजाय सरफेस सिग्नल्स पर भरोसा कर लेता है। जो इंसान हेजिटेशन नहीं दिखाता, उसे केपेबल मान लिया जाता है। रियलिटी यह है कि कई बार कॉन्फिडेंस नॉलेज से नहीं, प्रैक्टिस और एक्टिंग से आता है। लेकिन क्राउड के लिए इतना फर्क समझना आसान नहीं होता। करिश्मा भी अक्सर मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट है। करिश्मा कोई मैजिक या जन्मजात पावर नहीं है, ये इमोशनल अलाइनमेंट का नतीजा है। करिश्मेटिक लोग सामने वाले की फीलिंग्स को मिरर करते हैं, उसे सुना हुआ और समझा हुआ महसूस कराते हैं। वे कॉम्प्लेक्स बातें भी सिंप्लिसिटी में कहते हैं। इसी वजह से लोग उनसे कनेक्ट कर लेते हैं, भले ही उनकी बातों में बहुत गहराई ना भी हो। फेक कॉन्फिडेंस असली कॉन्फिडेंस से अलग होता है। फेक कॉन्फिडेंस ज्यादातर लाउड होता है, डोमिनेटिंग होता है और दूसरों को सुनना जरूरी नहीं समझता। इसमें ह्यूमिलिटी नहीं होती, बस प्रदर्शन होता है। फिर भी क्राउड अक्सर इस फर्क को नहीं पहचान पाता, क्योंकि बाहर से दोनों एक जैसे लग सकते हैं। कॉन्फिडेंस से बचाव का सबसे जरूरी रूल यही है कि कॉन्फिडेंस को फॉलो मत कीजिए, कंटेंट को फॉलो कीजिए। जो इंसान सवाल टॉलरेट नहीं कर सकता, जो डिसएग्रीमेंट से डरता है, उसके पास सच नहीं होता। सच को साबित होने के लिए कॉन्फिडेंस नहीं, क्लैरिटी की जरूरत होती है। चैप्टर 17, साइकोलॉजिकल वीक पॉइंट्स। कोई भी इंसान पूरी तरह स्ट्रांग नहीं होता। बाहर से जितना कॉन्फिडेंट और स्टेबल कोई दिखे, अंदर हर किसी के भीतर कुछ न कुछ दरारें होती हैं। यही क्रैक्स इंसान को इंसान बनाती हैं। लेकिन डार्क साइकोलॉजी इन्हीं क्रैक्स को एंट्री पॉइंट की तरह इस्तेमाल करती है। मैनिपुलेशन कभी आपकी स्ट्रांगेस्ट जगह पर हमला नहीं करती, वो हमेशा वहीं दबाव डालती है जहां आप पहले से ही सेंसिटिव होते हैं। साइकोलॉजिकल वीक पॉइंट वो जगह होती है जहां आपकी भावनाएं जल्दी ट्रिगर हो जाती हैं, जहां आपको वैलिडेशन की जरूरत महसूस होती है, जहां रिजेक्शन का डर छुपा होता है या जहां आप खुद को साबित करने की जल्दी में रहते हैं। मैनिपुलेटर इन बातों को ऑब्जर्व करता है, टेस्ट करता है और फिर सही मोमेंट पर वहीं दबाव डालता है। वो आपसे बहस नहीं करता, वो आपकी इनसिक्योरिटी से खेलता है। कुछ वीक पॉइंट्स लगभग हर इंसान में कॉमन होते हैं। रिजेक्शन का डर इंसान को कॉम्प्रोमाइज करने पर मजबूर करता है। रिस्पेक्ट की भूख उसे अपनी बाउंड्रीज तोड़ने पर ले जाती है। कंपैरिजन की आदत सेल्फ ट्रस्ट को धीरे धीरे खत्म कर देती है। अप्रूवल एडिक्शन इंसान को दूसरों की राय का गुलाम बना देती है और अकेले रह जाने का डर उसे गलत रिश्तों और गलत फैसलों में फंसाए रखता है। अगर कोई इन बिंदुओं को समझ ले तो कंट्रोल अपने आप आसान हो जाता है।
वैलिडेशन एडिक्शन इस पूरे खेल का सबसे बड़ा फ्यूल है। जब आपके दिमाग में बार बार यह सवाल चलता है कि लोग क्या सोचेंगे, तब आप सच में फ्री नहीं होते। मैनिपुलेटर कभी आपको प्रेज देता है, कभी इग्नोर करता है। इस पुश पुल साइकिल में आप उसी से अप्रूवल पाने की कोशिश करते रहते हैं और धीरे धीरे खुद से दूर होते जाते हैं। ओवर एक्सप्लेनिंग भी एक बड़ा संकेत है। जो इंसान अपनी हर बात जस्टिफाई करता है, वो अंदर से अनश्योर होता है। स्ट्रांग लोग ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करते, वे क्लियर होते हैं। मैनिपुलेटर जानता है कि जो जस्टिफाई कर रहा है वही इनसिक्योर है। डिफेंस यहीं से शुरू होता है। हर बड़े फैसले से पहले खुद से पूछिए कि आप ये डिसीजन डर से ले रहे हैं या क्लैरिटी से। जैसे ही ये फर्क दिखने लगता है, मैनिपुलेशन की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। अवेयरनेस ही सबसे बड़ी शील्ड है, क्योंकि जिसे अपनी दरारें दिख जाती हैं, उसे वहीं से तोड़ना सबसे मुश्किल हो जाता है। चैप्टर 18, इनसिक्योरिटी एक्सप्लॉयटेशन, जब कमी को हथियार बना दिया जाए। इनसिक्योरिटी अपने आप में कोई बुरी चीज नहीं होती। हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ कमी का एहसास होता है, लेकिन जिस पल कोई दूसरा इंसान उस कमी पर उंगली रख देता है, वही इनसिक्योरिटी घाव बन जाती है। डार्क साइकोलॉजी इसी घाव का फायदा उठाती है। मैनिपुलेशन वहां शुरू नहीं होती जहां आप स्ट्रांग हैं, बल्कि वहां शुरू होती है जहां आप खुद को लेकर अनश्योर होते हैं। इनसिक्योरिटी कई जगहों से बनती है। कंपैरिजन आपको यह महसूस कराता है कि आप दूसरों से कम हैं। क्रिटिसिज्म बार बार सुनने पर सेल्फ इमेज को कमजोर कर देता है। चाइल्डहुड कंडीशनिंग कुछ बिलीव्स डाल देती हैं जो बड़े होकर भी पीछा नहीं छोड़ती। सोशल मीडिया इल्यूजन आपको एक फेक परफेक्शन दिखाता है, जिसके सामने आपकी जिंदगी छोटी लगने लगती है। इन सब का नतीजा एक ही होता है, आपको लगने लगता है मैं कम हूं। मैनिपुलेटर को बस इतना ही चाहिए। सटल इंसल्ट्स इस एक्सप्लॉयटेशन का सबसे चालाक तरीका है। मैनिपुलेटर सीधे इंसल्ट नहीं करता, क्योंकि उससे रेजिस्टेंस पैदा हो सकता है। वो कहता है तुम स्मार्ट हो लेकिन, या तुम अच्छे हो पर, और उस लेकिन या पर के बाद इनसिक्योरिटी का बीज बो दिया जाता है। बाहर से यह कंसर्न लगता है, लेकिन अंदर से यह डाउट पैदा करता है। फियर ऑफ लूजिंग वैल्यू इस इनसिक्योरिटी को और गहरा कर देता है। जब कोई आपको यह महसूस कराता है कि आप रिप्लेसेबल हैं, कि आपकी जगह कोई और ले सकता है, तो आप खुद को प्रूव करने में लग जाते हैं। आप बाउंड्रीज तोड़ते हैं, ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करते हैं और धीरे धीरे सेल्फ रिस्पेक्ट छोड़ने लगते हैं। कंट्रोल यही बनता है। कंपैरिजन ट्रैप भी उतना ही खतरनाक है। वो तो तुमसे बेटर है, या बाकी लोग तो मैनेज कर लेते हैं, जैसे वाक्य सेल्फ ट्रस्ट को अंदर से खोखला कर देते हैं। आप खुद पर नहीं, दूसरों पर नजर रखने लगते हैं। इनसिक्योरिटी से बचाव का सबसे बड़ा सच यही है कि जो इंसान आपको खुद एक्सेप्ट नहीं करते, वे आपको कभी पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। सेल्फ एक्सेप्टेंस सबसे डेंजरस आर्मर है। जब आप अपनी कमियों के साथ खुद को स्वीकार कर लेते हैं, तो उन्हें हथियार बनाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। चैप्टर 19, सेल्फ डाउट प्रोग्रामिंग, जब आपका दिमाग आपका दुश्मन बन जाए। सेल्फ डाउट सबसे साइलेंट मैनिपुलेशन है, क्योंकि इसमें कोई बाहर से हमला नहीं करता। इसमें आप खुद अपने खिलाफ खड़े हो जाते हैं। कोई आपको रोकता नहीं, कोई आपको नीचा नहीं दिखाता, लेकिन आपके अंदर एक आवाज लगातार काम करती रहती है जो आपको छोटा महसूस कराती है। यही सेल्फ डाउट की सबसे खतरनाक ताकत है। सेल्फ डाउट अक्सर एक लूप में चलता है। एक छोटी सी गलती होती है, फिर ओवरथिंकिंग शुरू हो जाती है। ओवरथिंकिंग सेल्फ ब्लेम में बदलती है, सेल्फ ब्लेम कॉन्फिडेंस को गिरा देता है, और कम कॉन्फिडेंस की वजह से अगली गलती हो जाती है। यह साइकिल बार बार दोहराई जाती है और इंसान अंदर से कमजोर होता चला जाता है। बाहर से वह नॉर्मल दिखता है, लेकिन भीतर उसका भरोसा टूट चुका होता है। इस पूरे प्रोसेस में इनर क्रिटिक वॉइस बहुत बड़ा रोल निभाती है। तुमसे नहीं होगा, तुम हमेशा गड़बड़ करते हो, तुम इनफ नहीं हो। ये आवाजें आपको इतनी फेमिलियर लगती हैं कि आप इन्हें अपनी मान लेते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि ये आपकी ओरिजिनल आवाज नहीं है। ये पास्ट कंडीशनिंग है, बचपन के एक्सपीरियंसेस, कंपैरिजंस, फेलियर्स और सुनी हुई बातें जो अब ऑटो पायलट पर चल रही हैं। लर्न्ड हेल्पलेसनेस इसी का अगला स्टेज है। जब इंसान बार बार हारता है या खुद को असफल मानने लगता है,
तो उसका दिमाग सीख लेता है कि कोशिश करने का कोई फायदा नहीं। वो रिस्क लेना बंद कर देता है, नए मौके छोड़ देता है और सेफ रहने के नाम पर स्टैग्नेंट हो जाता है। मैनिपुलेटर को इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए कि आप खुद ही गिव अप कर दें। सेल्फ डाउट की सबसे खतरनाक बात यह है कि यह इंसान को एवरेज बना देता है। यह रिस्क लेने से रोकता है, अपॉर्चुनिटीज हाथ से निकलवा देता है और धीरे धीरे एम्बिशन को खत्म कर देता है। सिस्टम हमेशा एवरेज लोगों पर चलता है क्योंकि एवरेज लोग सवाल नहीं करते। सेल्फ डाउट से बाहर निकलने की शुरुआत यहीं से होती है कि आप अपने थॉट्स पर आंख बंद करके विश्वास करना बंद करें। अनक्वेश्चन थॉट्स सबसे बड़ा झूठ होते हैं। हर बार उस इनर आवाज से पूछिए, क्या यह सच में मेरी आवाज है या किसी और की दी हुई कंडीशनिंग? जैसे ही आप सवाल पूछना शुरू करते हैं, ऑटो पायलट टूटने लगता है और दिमाग दुश्मन से धीरे धीरे आपका साथी बनना शुरू कर देता है। चैप्टर 20, मैनिपुलेशन डिफेंस सिस्टम। अटैक समझ में आए, उससे पहले डिफेंस बनाओ। मैनिपुलेशन से बचने का सबसे बड़ा सच यही है कि आप हर मैनिपुलेशन को पूरी तरह रोक नहीं सकते, लेकिन आप उसका असर जरूर रोक सकते हैं। मैनिपुलेशन अचानक हमला नहीं करती, वो धीरे धीरे असर करती है। इसलिए डिफेंस सिस्टम रिएक्टिव नहीं, प्रोएक्टिव होना चाहिए। जो इंसान पहले से अवेयर होता है, उस पर मैनिपुलेशन पूरी ताकत से काम नहीं कर पाती। अवेयरनेस इस डिफेंस सिस्टम की पहली और सबसे जरूरी शर्त है। मैनिपुलेशन हमेशा अंधेरे में काम करती है। जैसे ही आपको यह महसूस होने लगे कि आप पर दबाव डाला जा रहा है, गिल्ट महसूस कराया जा रहा है या किसी तरह की अर्जेंसी बनाई जा रही है, उसी पल मैनिपुलेशन की आधी ताकत खत्म हो जाती है। अवेयरनेस का मतलब यह नहीं कि आप हर टेक्निक का नाम जानते हो। अवेयरनेस का मतलब है अपने अंदर उठने वाले सिग्नल्स को पहचानना। जैसे ही आप देख लेते हैं कि यहां कुछ गड़बड़ है, कंट्रोल ढीला पड़ने लगता है। दूसरा सबसे पावरफुल डिफेंस है पॉज टेक्निक। मैनिपुलेटर चाहता है कि आप तुरंत रिएक्ट करें। रिएक्शन में इंसान कंट्रोल खो देता है, लेकिन जैसे ही आप खुद को 3 सेकंड का पॉज देते हैं, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस के बीच कनेक्शन बन जाता है। पॉज का मतलब टालमटोल नहीं है। पॉज का मतलब है इमोशन को सेटल होने देना, जवाब बाद में देना, फैसला बाद में लेना और पहले खुद को शांत करना। कई मैनिपुलेशन सिर्फ इसलिए काम कर जाती हैं क्योंकि इंसान ने जल्दबाजी में प्रतिक्रिया दे दी। मैनिपुलेशन का एक और बड़ा हथियार फ्रेमिंग होता है। मैनिपुलेटर आपको सवाल नहीं देता,